Welcome to Medify. So let's start microbiology. In microbiology, we will start healthcare associated infection. So let's start introduction. What is HAI? HAI is simply healthcare associated infection. What it stands for? It stands for the infection जो कि acquired by hospital से, the infection acquired by the hospital to the patient which is admitted for other reason विच इज़ नॉट इन्फेक्शन इन कॉन्टेस्ट. इन कॉन्टेस्ट का मतलब क्या है, जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं उस इन्फेक्शन से वो पेशेंट एडमिट नहीं हुआ था, बट वो एडमिट हुआ था दूसरे रीज़न से, लेकिन अब रीज़न बदल चुका है. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. नेक्स्ट पॉइंट इज द इन्फेक्शन शुड नॉट बी प्रेजेंट और इंक्यूबेटिंग ऑफ द एडमिशन. मतलब जब उसका एडमिशन हो रहा है तब उसमें वो इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए. अगर ये HAI अपन बोल रहे हैं, फॉर सपोज कैंडिडा अपन HAI बोलेंगे तो कैंडिडा उसको हॉस्पिटल में आने के बाद में होना चाहिए. देन थर्ड इज symptoms should be appear at least 48 hours after एडमिशन या फिर क्लिनिकल OPD में आने के बाद 48 घंटे तक उसको दिख जाना चाहिए. अगर उसके बाद फॉर सपोज वो हॉस्पिटल वो क्लिनिक में आया, OPD में वो दिखाया और चले गया, घर जाने के 3-4 दिन बाद उसको कोई डिसीज हो जाती है तो वो बोलता है कि भैया आपका हॉस्पिटल की वैसे हुई है. मतलब वो बोलेगा कि HAI हुई है. इट्स नॉट HAI 48 घंटे में होनी चाहिए. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज CDC. CDC कुछ नहीं है, CDC एक सेंटर होता है, सेंटर ऑफ डिसीज कंट्रोल, जो कि मेन अटलांटा में है. और ये किसने बनाया है या किसने क्या करा है? तो CDC किससे इस्टेब्लिश हुआ है? तो इस्टेब्लिश हुआ है NHSN से. अभी NHSN क्या होता है? नेशनल हेल्थ केयर सेफ्टी नेटवर्क. नेशनल हेल्थ केयर सेफ्टी नेटवर्क ने स्टैब्लिश करा है CDC को. CDC क्या होता है? CDC इज सेंटर ऑफ डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, सेंटर ऑफ डिसीज कंट्रोल प्रिवेंशन, जो कि अटलांटा में है. भी बात करते हैं ये काम क्या करता है, तो फंक्शन क्या है? टू मॉनिटर द इंसिडेंस ऑफ नोजोकोमियल इन्फेक्शन. जो नोजोकोमियल इन्फेक्शन है उसको ये करता है, मॉनिटर करता है कि भाई कौन से इन्फेक्शन कॉमन हो रहे कौन से नहीं हो रहे. अब इसको करने की ज़रूरत क्या पड़ेगी? क्योंकि WHO की रिपोर्ट आई थी कि भैया जो तुम्हारे डेवलप्ड कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री में HAI का परसेंटेज 7% है. कि मतलब जो पेशेंट हॉस्पिटल में भी एडमिट है, फॉर सपोज इंडिया में अपन मान लो कि 10 लाख लोग भी हॉस्पिटल में एडमिट है. ठीक है, इस होंगे इतने तो है ना, 10 लाख लोग अपने हॉस्पिटल में एडमिट है अभी पूरे इंडिया में. टोटल ओवरऑल इंडिया में 130 करोड़ से 10 लाख लोग भी एडमिट है. उन 10 लाख लोगों में से 7% मतलब कुछ 70,000 लोग HAI से एडमिटेड है. 70,000 पूरे इंडिया में. ठीक है, ये डेवलप्ड कंट्री का है. डेवलपिंग कंट्री का आंकड़ा है 10% है. ठीक है, देन नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इसका फैक्टर्स क्या अफेक्ट करता है HAI को. सो HAI जो होता है वो इम्यून स्टेटस होता है. इम्यून स्टेटस मतलब देखो, इम्यून स्टेटस मतलब जो मैंने तुमको एग्जांपल दिया था कि जब कोई पर्सन तुम्हारे पास इन्फेक्शन से आता है या कोई भी डिसीज़ लेके आता है, डिसीज पर्सन जब तुम्हारे पास आता है तो उसका इम्यून सिस्टम पहले सप्रेस हो जाता है. उसका इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है तो इट इज़ मोर प्रोन टू गेट न्यू इन्फेक्शन. जब बेटा गॉड हॉस्पिटल इन्वायरमेंट में क्या होता है? हॉस्पिटल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो कि वहीं से जो आसपास के लोग होते हैं उनमें से इन्फेक्शन होता है. उनके इन्फेक्शन फॉर सपोज किसी को कैंडिडियासिस है, कैंडिडा एयरबॉर्न होता है, वो एयर में फैल जाएगा. तो हॉस्पिटल का माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अब यहाँ देखना, इसको ही एलॉबरेट करा है नेक्स्ट पॉइंट में. जो हॉस्पिटल के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, दीज आर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट. हॉस्पिटल के इन्वायरमेंट में अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो हॉस्पिटल के इन्वायरमेंट में वो एंटीडोट्स, वो ड्रग्स भी है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म करती है. क्योंकि हॉस्पिटल में डिसइंफेक्टेंस भी होता है. ठीक है, तो सस्टेन डिसइंफेक्टेंस से क्या होता है? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, दीज आर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट हो जाते हैं, जिस कारण से इन पे कोई ड्रग काम नहीं करती है. सो दीज आर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस एंड एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट. देन वी टॉक अबाउट डायग्नोस्टिक एंड थेरेपेटिक. तो डायग्नोस्टिक और थेरेपेटिक में क्या हो सकता है? फॉर सपोज डायग्नोस्टिक थेरेपेटिक में हो सकता है तुमको कैथेटर लगाया हो या सेंट्रल लाइन कैथेटर हो या तुम्हारा यूरिन कैथेटर हो, सर्जरी हो रही है. ठीक है, डायग्नोसिस में कोई डायग्नोसिस में तुम्हारी नीडल से ब्लड लिया है, वो नीडल इन्फेक्टेड हो, तो ये सारे होते हैं तुम्हारे डायग्नोस्टिक फैक्टर्स और थेरेपेटिक फैक्टर्स. लास्ट इज पुअर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन. वही तुम्हारा आता है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो क्लीनलीनेस है वो हॉस्पिटल मेंटेन नहीं करी जा रही है, सेम नीडल जो होती है वो इस्तेमाल करी जा रही है, तो इट इज़ नॉट गुड. क्लीननेस मतलब जो तुम्हारी प्रॉपर डिसइंफेक्शन से फ्लोर साफ नहीं हो रहे हैं वहाँ पे.
ये सारी बात होती है. देन वी टॉक अबाउट नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की इन्फेक्शन का सोर्स क्या है, जो इन्फेक्शन हो रहा है इसका सोर्स क्या होता है. तो देखो यहाँ पे बात होती है दो सोर्स की, एंडोजीनियस सोर्स और एक्सोजीनियस सोर्स. व्हाट इज एंडोजीनियस सोर्स? एंडोजीनियस सोर्स मतलब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि अपनी बॉडी के अंदर पहले से ही है. फॉर सपोज एस्करिया कोली, एस्करिया कोली अपनी बॉडी के अंदर पहले से ही है, लेकिन अगर एस्करिया कोली सर्जरी या कोई इंस्ट्रूमेंट से अपनी बॉडी के अंदर आ जाती है तो वो मैनिपुलेशन करती है, द मैनिफेस्टेशन कॉज कराती है. कैसे? वो है अपना गट एंजाइम या गट माइक्रोब है. अगर वो कहीं और चले जाए, फॉर सपोज ब्लड में चले जाए एस्करिया कोली, वो ऑब्वियसली कराएगी दिक्कत. और अगर ब्लड में उसकी एंटीबॉडी बन गई तो वो गट में भी ख़राब हो जाएगी, वो गट में भी ख़त्म हो जाएगी. ठीक है, तो इसलिए अपन एंडोजीनियस सोर्स आता है अपना, जिसमें अपनी खुद का पर्सन का खुद का माइक्रोबियल फ्लोरा जो होता है वही इन्वेड हो जाता है बाय आउटसाइड, बाहर से आ जाता है. ठीक है. नेक्स्ट इज एक्सोजीनियस सोर्स. एक्सोजीनियस सोर्स में आता है कि इसमें दो फैक्टर्स होते हैं. एक तो एक्सोजीनियस सोर्स खुद कि भैया कुछ एंडोस्कोपी या कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि अपनी बॉडी के अंदर उसने करा है. फॉर सपोज इंजेक्शन की सिरिंज हो गई, सिरिंज की वो हो गई नीडल या एंडोस्कोप में हो गया एंडोस्कोप कैथेटर हो गया. हेल्थ केयर वर्कर, अब हेल्थ केयर वर्कर किसी बात आ जाएगी. देखो हेल्थ केयर वर्कर ने फॉर सपोज अभी कोई दूसरे पेशेंट पे गया है, वो उसने उस पेशेंट को प्रॉपर टच हुआ, सब कुछ पूरा उसने प्रॉपर अपना एग्जामिन करा है. अब दूसरे पेशेंट पे आ गया, बिना हाथ साफ करे या बिना हैंड हाइजीन का प्रॉपर फॉलो करे, तो उसमें उसका इन्फेक्शन तुम्हारे उसमें ही फैल सकता है. ठीक है. सो दिस हेल्थ केयर वर्कर जो होता है वो प्रॉपर अपना केयर ना करे. देन वी टॉक अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि HI में आते हैं. अब सुनना, जो HI होता है वो कॉज होता है ऑलमोस्ट एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, किसी भी कॉज हो सकता है, लेकिन मोस्टली एस्केप पैथोजन होते हैं. एस्केप क्या है? निमोनिक है, ये तुमको याद रखना पड़ेगा. एस्केप निमोनिक तुमको याद रखना पड़ेगा पूरा सुनना ध्यान से. एस्केप इज E इज फॉर एंटेरोकोकस फेसियम, S इज फॉर स्टाइलोलोकस स्टेफाइलोकस ऑरियस, K इज फॉर क्लेबिसिला निमोनी, A इज फॉर एसिनोबैक्टर बाउमनी, P इज फॉर सुडोमोनास, E इज फॉर एंट्रोबैक्टर स्पीशी. तो ये एस्केप तुमको रटना पड़ेगा कि भैया ये HI होता है वो एस्केप से होता है. E इज फॉर वॉट? एंटेरोकोकस फेसियम, S इज फॉर स्टेफाइलोकस ऑरियस, देन K इज फॉर क्लेबिसिला and A is for Acinetobacter, P is for Pseudomonas, E is for Enterobacter. सिंपल. ओके. देन अदर इन्फेक्शन क्या होंगे जो दूसरे इन्फेक्शन कॉज करते हैं? एस्करिया कोली जो मैंने बताया तुमको. SARS-CoV-2, ये भैया कोविड-19, SARS-CoV-2 कोविड-19. कैंडिडा. देन वी टॉक अबाउट मेजर HIs, जो बड़े बड़े HIs होते हैं. तो भैया उसमें आता है पहले कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन विच इज कॉटी. नेक्स्ट इज सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन विच इज क्लेप्सी. कॉटी क्लेप्सी पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन करा है नेक्स्ट लेक्चर में. वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया जो कि वैप होता है. ठीक है, तो वैप बोलते हैं इसको. देन सर्जिकल साइट इन्फेक्शन. अब ये तीन अलग लिखे हुए हैं, ये एक अलग लिखा हुआ है. ऐसा क्यों? बिकॉज ये जो तीन है ना, ये है डिवाइस रिलेटेड और डिवाइस एसोसिएटेड. डिवाइस एसोसिएटेड इन्फेक्शंस, DAI बोलते हैं इनको. ओके. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट प्रिवेंशन ऑफ HI. भाई HI से प्रिवेंट कैसे करेंगे? तो देखो इससे प्रिवेंट करने के लिए ना अलग अलग तरीके होते हैं. एक होता है स्टैंडर्ड प्रिकॉशन जो कि हर किसी में फॉलो करना ही पड़ेगा तुमको, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन. और एक होता है ट्रांसमिशन बेस प्रिकॉशन. देखो ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन जो है ना, वो अपन अगले लेक्चर में पूरा देखेंगे क्योंकि उसमें पूरा कॉटी क्लेप्सी ये सारी बात उसमें करनी पड़ेगी. स्टैंडर्ड प्रिकॉशन अभी इस लेक्चर में देखते हैं बिकॉज दिस इज इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑफ हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन. तो ये हैंड हाइजीन की बात कर लेते हैं. हैंड हाइजीन क्या होता है? सिंपली हाथ धोना. यस, हैंड हाइजीन इज हाथ धोना. अब हाथ धोना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज हैंड जो होता है, हैंड आर मेन ट्रांसमीटर जो कि सारे HIs को ट्रांसमिट कर सकता है. ट्रांसमीटर फॉर HIs. जो मैंने तुमको एग्जांपल बताया था कि अभी दूसरे पेशेंट से आके दूसरे पेशेंट पे अगर बिना उसने हैंड हाइजीन फॉलो करे वो चले जाता है तो इट विल मोर प्रोन टू HI. ठीक है. हाँ, तो भैया करना कैसे है इसको? तो याद रखना है हैंड हाइजीन होने के दो टाइप्स होते हैं अलग अलग. एक होता है हैंड रब, दूसरा होता है हैंड वॉश. अब हैंड रब और हैंड वॉश में क्या डिफरेंस होता है? सो हैंड रब इज सैनिटाइजिंग, जो सैनिटाइजर से करते हैं अपन. सैनिटाइजर भी कौन सा? एल्कोहल बेस्ड
कितना अल्कोहल होना चाहिए उसमें, 70 to 80% अल्कोहल, 70 to 80% अल्कोहल। कितनी देर के लिए होना चाहिए, तो 20 to 30 सेकेंड्स। ये सारी बात याद रखनी चाहिए अपने को। इसकी एडवांटेज क्या होती है, इसकी एडवांटेज होती है कि इसमें आफ्टर पीरियड ऑफ कॉन्टैक्ट ये इवोपरेट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें वाटर अवेलेबल नहीं होता, इवोपरेट हो जाता है, फास्ट होता है, इवोपरेट हो जाता है, ठीक है। हैंड्स ड्राइंग ऑफ हैंड जो होती है इसकी वो रिक्वायर नहीं होती इसमें, सब जो कि सेपरेट स्टेप होती है, ठीक है। इवोपरेट हो जाता है, फास्ट भी लिख दे सकते हैं अपन, फास्ट। बात करते हैं हैंड वॉश की। अब हैंड वॉश और हैंड रब, अगर ये दो चीज़ें, अपन हमेशा हैंड रब क्यों नहीं करते हैं, बिकॉज इफ़ यू हैव सीन दैट योर हैंड आर विजिबली सॉइल्ड, मतलब अगर तुम्हारे हाथ किसी चीज़ में गंदे हो गए, तुमको दिख रहे हैं कि किसी का ब्लड लग गया हाथ में, दिख रहा है प्रॉपर, तो तुम्हें हैंड वॉश ही करना पड़ेगा, वहाँ पे हैंड रब से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इफ़ योर हैंड्स आर सॉइल्ड हैंड लिख सकते हैं अपन, सॉइल्ड हैंड्स, देन नो हैंड रब नहीं कर सकते तुम उसमें, सिर्फ हैंड वॉश करना पड़ेगा। अब हैंड वॉश कैसे करोगे, एंटी माइक्रोबियल सोप आते हैं, एंटी माइक्रोबियल सोप, अगर ये नहीं है तो नॉर्मल सोप भी चलता है, नॉर्मल सोप फॉर 30 to 60 सेकेंड्स, 1 मिनट तक करना पड़ता है, 30 to 60 सेकेंड्स करते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट कि कब कब करना रहता है, तो याद रखना हैंड हाइजीन के ना एक बहुत इंपॉर्टेंट 5 टाइम होते हैं, इसको हम बोलते हैं 5 मूवमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन, 5 मूवमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन। आपको लग रहा होगा मैं क्या ही पढ़ा रहा हूँ, ये मैं क्यों ही लेक्चर ले रहा हूँ इसका। देखो, जब हमारी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम थी 2 नंबर में 5 मूवमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन का क्वेश्चन आ गया था, इसलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, हैंड हाइजीन। अब 5 मूवमेंट कौन से हो, वो तुम रट लो। WHO सेज कि हैंड हाइजीन के 5 मूवमेंट्स कौन कौन से हैं। सब पहला है बिफोर टचिंग द पेशेंट, सेकेंड आफ्टर टचिंग द पेशेंट, थर्ड इज आफ्टर एग्जामिनेशन और आफ्टर एनी फ्लूइड एक्सपोजर, आफ्टर एग्जामिनेशन ऑब्लिक एनी फ्लूइड एक्सपोजर, फोर्थ बिफोर एसेप्टिक प्रोसीजर्स, मतलब जो एग्जामिनेशन हुआ है उसके भी पहले और जो एग्जामिनेशन के बाद अपन करेंगे उसके भी बाद, एसेप्टिक प्रोसीजर के पहले, बिफोर एसेप्टिक प्रोसीजर। एंड फिफ्थ इज व्हाट, आफ्टर टचिंग पेशेंट के इन्वायरमेंट को टच करने के बाद भी तुम क्या करोगे, हैंड रब या हैंड वॉश करोगे। सो स्टेप्स ऑफ हैंड रब और हैंड वॉश। सो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हैंड रब अप्लाई करना पड़ेगा, या फिर अपने को हैंड वॉश के लिए सोप अप्लाई करना पड़ेगा। अब सोप अप्लाई कर लिया, अब स्टेप्स ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पाम टू पाम, बैक टू पाम, देन इंटरलेसेस, बैक ऑफ फिंगर ऑन पाम, थम, देन स्क्रब योर नेल्स ऑन पाम, स्टेप 7, यहाँ पे तुम्हारा हैंड रब खत्म हो गया। अब स्टेप 7 होगा रिंस इन वाटर, then dry with towel, and step 9 is close the tap with towel। अब टोवेल लगा के तुम्हें टैप क्लोज करना है, और फिर जो पेपर टोवेल तुमने लिया उसको फेंक दो, ठीक है। यही होता है प्रॉपर। ओके सर, नेक्स्ट इज PPE, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। ये क्यों होता है रखना, इट प्रिवेंट कंप्लीट एक्सपोजर, पूरा कंप्लीट एक्सपोजर बचाता है माइक्रोऑर्गेनिज्म से अपनी बॉडी का। देन मैं टॉक अबाउट PPE किट में होता क्या है। सो इसमें होता है ग्लव्स, मास्क, फेस शील्डर, इन दोनों को अपन 6 मिनट लेते हैं, ग्लव्स और मास्क और फेस शील्डर को। देन गाउन, गम बूट्स एंड शू कवर, भी सेम यूनिट है। एंड लास्ट इज गॉगल्स। अब बात करते हैं अपन डॉनिंग एंड डॉफिंग की। तो डॉनिंग एंड डॉफिंग की बात करेंगे, डॉनिंग मतलब पहनना और डॉफिंग मतलब उतारना, सिंपल। तो डॉनिंग मतलब वियरिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले गाउन को पहनेंगे, देन मास्क, देन गॉगल्स के बाद में अपन पहनेंगे ग्लव्स। सो ये लास्ट है, गाउन, मास्क, गॉगल्स एंड ग्लव्स। अगर मैं इसका निमोनिक बनाऊँ तो क्या बनाऊँगा, GMGG, ठीक है। बात करते हैं डॉफिंग की। तो डॉफिंग में क्या करेंगे, डॉफिंग में सबसे पहले अपन ग्लव्स, देन गाउन, देन
गॉगल्स एंड देन मास्क। ठीक है, और इसका अगर अपन निमोनिक बनाएंगे तो क्या बनेगा, ट्रिपल जी एम, GGGM। ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट एक MCQ होता है, सुनना ध्यान से, कि ऑल PPE इक्विपमेंट्स, ऑल PPE equipments, all PPE kit items should remove inside the patient room except मास्क। मास्क को पेशेंट रूम के बाहर आने के बाद अपन उतारते हैं, अंदर नहीं उतारते, याद रखना। देन इसका अगर अपन वो देखेंगे, BMW देखेंगे, विच इज़ वेस्ट की बिन देखेंगे कौन सी होगी, तो याद रखना येलो बिन होती है। येलो बिन इज़ फॉर गाउन, मास्क एंड शू कवर, रेड इज़ फॉर ग्लव्स, प्लास्टिक एप्रन एंड गॉगल्स। ठीक है, सो धन्यवाद आप सबका, आपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर देखा। अब से रेगुलर वीडियो आएगी।